हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 4 और आज 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत और इस चैप्टर का अगला टॉपिक भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। तो आज इस लेक्चर में हम इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वो इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दैट इज़ भौतिकी, फिजिक्स, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को कहते हैं या तकनीकी भी कह सकते हैं। प्रौद्योगिकी कह लें या तकनीकी कह लें, एक ही बात है। टेक्नोलॉजी एंड समाज का मतलब सोसाइटी यानी हमारा जो समाज है, उस समाज को भौतिकी और प्रौद्योगिकी कैसे प्रभावित करते हैं। तो इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये दोनों हैं क्या, समाज के साथ इनका जो इम्पैक्ट है वो बाद में देखेंगे। तो हम पीछे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि फिजिक्स क्या है, पहले इसे समझें। यानी भौतिकी की बात करें तो भौतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का, प्रकृति के नियमों का एक वर्णन करना। प्रकृति के नियमों का वर्णन जो हम करेंगे वो गणितीय भाषा के तौर पर करेंगे। ये पीछे हम समझ चुके हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का क्या रिलेशन है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है। तो बड़ा बारीकी से और तर्क संगत, नियमबद्ध तरीके से जो प्रकृति के नियमों का वर्णन किया जाता है वो किस में किया जाता है, फिजिक्स में। यानी जो सिद्धांत दिए जाते हैं, उन घटनाओं का जो कारण बताया जाता है वो क्या है, फिजिक्स है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी क्या है? तो इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रकृति के नियम और सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, बर्नौली की प्रमेय, आर्किमिडीज का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत। तो ये है फिजिक्स। फिर टेक्नोलॉजी क्या है, या ऐसे समझें कि देखिए, मुझे ये पता है कि वायुयान की जो कार्य प्रणाली है, वायुयान जो उड़ता है वो बर्नौली की प्रमेय के आधार पर उड़ता है। और बर्नौली की प्रमेय किसने दी है, फिजिक्स ने। वो सिद्धांत किसका है, फिजिक्स का है। लेकिन मैं हवाई जहाज बना नहीं सकता, यानी मेरे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो नियम और सिद्धांत किसके होंगे, फिजिक्स के। और जो उपकरण या मशीनें बनाई जाएंगी उसे कौन बनाएगा, टेक्नोलॉजी बनाएगा। ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब किस पर काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स मुझे आती है, ऊष्मागतिकी जिसको कहते हैं, मैं जानता हूँ, इसके नियम भी जानता हूँ, आप भी जान जाएंगे। लेकिन हम नियम और सिद्धांत जान जाएंगे, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी, इस सिद्धांत के आधार पर न तो हम रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, और न हम इंजन बना सकते हैं, और न हम एसी बना सकते हैं, जिसे वातानुकूलन कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, फिजिक्स नियम और सिद्धांत प्रतिपादित करती है, और उन नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके टेक्नोलॉजी उनको मशीनों और उपकरणों का रूप देती है। वो टेक्नोलॉजी कहलाती है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहलाती है। तो ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं, बात समझ रहे हैं ना। मुझे कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं बना सकता। बनाएगा कौन, टेक्नोलॉजी। हम लोग नियम और सिद्धांत यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कार्य रूप कौन देता है, उसका मॉडल कौन तैयार करता है, उस पर आधारित मशीन कौन तैयार करता है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या तकनीकी। तो अब आशा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आप समझ रहे होंगे। टेक्नोलॉजी, अब आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे रेडियो टेक्नोलॉजी ने बनाया, ओके, कंप्यूटर बनाया, विद्युत मोटर बनाई जिससे पंखा चल रहा है, पंखा चलता है घरों में और ठंडी हवा लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर। डायनमो बनाया, विद्युत जनरेटर बनाया जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं,
रडार है, सोनार है, रोबोट्स हैं। तो ये सब बनाए किसने हैं? टेक्नोलॉजी ने। और इन सब में बनाने के पीछे जो सिद्धांत लगे हैं वो किसके हैं? फिजिक्स के हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के ही सिद्धांत प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी को ही हम एप्लाइड फिजिक्स भी कह देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का अधिकांश भाग क्या है? एप्लाइड फिजिक्स। इस टेक्नोलॉजी को एक ये भी नाम दिया जाता है, एप्लाइड फिजिक्स, जिसे कहते हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी। अनुप्रयुक्त भौतिकी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी को हम अनुप्रयुक्त भौतिकी भी कहते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स आ गई, एप्लाइड फिजिक्स। जैसे मैंने बताया था कि कल एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है फिजिक्स का, ये कल के टॉपिक में बताया था। तो केमिस्ट्री में हमने बताया था, अब ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं, कि केमिस्ट्री में भी फिजिक्स है और फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है। तो जैसे कि भौतिक रसायन, भौतिक रसायन एक ब्रांच हो गई, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है ये? फिजिकल केमिस्ट्री। और रसायन विज्ञान में भी फिजिक्स होती है, जिसको हम रसायन विज्ञान में फिजिक्स तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही फिजिक्स में भी केमिस्ट्री होती है, जिसे रासायनिक भौतिकी कह देते हैं, रासायनिक भौतिकी यानी केमिकल फिजिक्स। ओके। ऐसे ही केमिस्ट्री के अलावा बायो से जो रिलेशन था फिजिक्स का और बायो का, बायोलॉजी का जो रिलेशन था, तो हमने बताया था कि बायोलॉजी में भी एक जैविक भौतिकी आ जाती है, बायो फिजिक्स आ जाती है, बायो फिजिक्स आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? बायो फिजिक्स। बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो यानी ऐसा ही रिलेशन इसका टेक्नोलॉजी से भी है, और उसी के आधार पर इसमें चूंकि फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है तो एप्लाइड फिजिक्स, अनुप्रयुक्त भौतिकी हो गई। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, कभी कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का विकास होता है, और कभी कभी टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के विकास में योगदान देती है। बात समझ रहे हैं? तो एक तरफा अधिकार किसी का नहीं है कि हम ये कहें कि फिजिक्स ही है, भाई टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं हम। तो फिजिक्स, वैसे मूल विज्ञान हमारा फिजिक्स ही है, बेसिक साइंस क्या है? फिजिक्स है। और फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी का जन्म होता है, और कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स का भी जन्म होता है। ये कैसे होता है अभी उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी ने क्या क्या बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये हम कई दिनों तक बताते रहेंगे तब भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन अब हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि फिजिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके टेक्नोलॉजी का कितना विकास हुआ है। तो हम एक टेबल की सहायता से एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी से आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ मैं लेता हूँ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और इस प्रौद्योगिकी का जो जन्म हुआ वो भौतिकी के किस सिद्धांत से हुआ? भौतिकी का सिद्धांत। तभी तो इनका रिश्ता आपस का, जो इनका नाता है, इनका जो संबंध है वही समझ में आएगा। भौतिकी का सिद्धांत। अब बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम न तो आपको रडार बनाना सिखा रहे हैं, न टेलीविज़न बनाना सिखा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहे। इन दोनों के आपस के संबंध की बात सीख रहे हैं। धीरे धीरे आप जैसे आगे अगली कक्षाओं में बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम बात करें, कोई प्रौद्योगिकी ले लें, जैसे मान लीजिए
कंप्यूटर ले लेते हैं, तो कंप्यूटर अंकीय तर्क पर आधारित है। इसमें कौन सा सिद्धांत लगता है? अंकीय तर्क। डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाती है यहाँ अंकीय तर्क के सिद्धांत पर। ओके, ठीक है। तो ये तो प्रौद्योगिकी हुई, कंप्यूटर बना, अंकीय तर्क, इसमें अंकीय तर्क का सिद्धांत लगेगा। आप आगे आप पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे इंटर में, और बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वो बेस है कंप्यूटर का। तो अब जैसे बात करें रॉकेट नोदन की, रॉकेट नोदन, केवल रॉकेट नोदन की नहीं, कई चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे रॉकेट नोदन है और अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान जो स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यान है, उपग्रहों का प्रक्षेपण है, कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं कक्षाओं में, उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो इनमें क्या है, किसका सिद्धांत लगता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन, इस सिद्धांत के आधार पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक नियम है ये, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है। और न्यूटन के गतिविषयक नियम भी लगते हैं, जैसे तृतीय नियम का इस्तेमाल रॉकेट नोदन में लगता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गतिविषयक नियम। तो ये साइंस, ये फिजिक्स के ही सिद्धांत हैं जो यहाँ लग रहे हैं, गतिविषयक नियम। अब देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूर संचार है, दूर संचार, दूरदर्शन, दूर संचार है, और जैसे रेडियो है, फैक्स है, फैक्स करते हैं हम, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बेतार का संचार है, बेतार संचार भी कह सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार जो सिस्टम है। ये जो टेक्नोलॉजी हैं फिजिक्स के किस सिद्धांत से उत्पन्न हुई हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत। समझ रहे हैं? अब देखें जैसे वायुयान है, वायुयान कैसे उड़ लेता है, एरोप्लेन, और इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम लगेगा? इसमें बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली, जिसे आप 11th में आगे पढ़ेंगे कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। वायुयान, बर्नौली की प्रमेय। ओके, अब देखते हैं जैसे ऊष्मा इंजन है, ऊष्मा इंजन, और फ्रिज है आपका, जैसे रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर, जैसे आप लोग सिंपली फ्रिज कह देते हो, या वातानुकूलन यानी एसी। इन सब में क्या लगता है? थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। फिजिक्स का कौन सा पार्ट या कौन सा सिद्धांत, कौन सी ब्रांच? ये थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की ही। ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर ये ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यानी एसी, इनका टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, लिस्ट बहुत बड़ी है। अब देखें, जैसे हमने कंप्यूटर बता दिया, रॉकेट, वायुयान बता दिया,
और फैक्स बेतार संचार, और देखें जनित्र की बात करें, जैसे वैद्युत जनित्र जो बना है, जनरेटर जिससे बिजली का उत्पादन होता है विद्युत का, वैद्युत जनित्र या ट्रांसफॉर्मर, जगह कम पड़ रही है भाई, यहाँ लिख देता हूँ, वैद्युत जनित्र, ट्रांसफॉर्मर। इनमें फैराडे का क्या लगता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। अब प्रेरण इतना ही संक्षेप में, जगह नहीं है तो भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए ये टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो फिजिक्स के नियमों और सिद्धांतों से ही हो रहा है। बहुत सारी हैं, देखिए आप लोगों की बुक में ये टेबल बनी होगी, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और भौतिकी का सिद्धांत। आप इनके अलावा और भी होंगे, आप लोगों को वो याद रखने हैं। अब और भी हैं, लेकिन आप मैं चाहो तो मैं लिख देता हूँ, और अब इनकी कोई सीमा थोड़ी है भाई, अपनी बुक से और लिखना। मेरा मतलब जो था इसको समझाने का था कि टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो फिजिक्स से ही हो रहा है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए कुछ टेक्नोलॉजी और लिख लेते हैं, जैसे सोनार है, सोनार। इस टेक्नोलॉजी में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है फिजिक्स का, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर्स का आजकल बहुत प्रचलन है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। इसमें सिद्धांत लगता है पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। ये आप 10th में पढ़ के आए होंगे, ये घटना पूर्णांतरिक परावर्तन की। नहीं भी पढ़ी है तो 12th में हम फिर पढ़ाएंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था कि ये पाठ एक प्रस्तावना है, समझाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आगे आप धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, तो फिर नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशिक तंतु भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेज़र है, इसमें क्या सिद्धांत लगता है, प्रकाश विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन, इस सिद्धांत का इसमें उपयोग होता है। इसी के आधार पर इसका नाम लेज़र रख दिया है, LASER। ठीक है, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ जो हिंदी में लिखा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्धन यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एक मिनट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड, उद्दीपित को क्या कहेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशन कहते हैं उत्सर्जन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब उद्दीपित उत्सर्जन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण, रेडिएशन।
तो देखें ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस वाक्य का, इस सिद्धांत का। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपित संचार प्रकाश का प्रवर्धन। अब यहीं से लेज़र नाम पड़ गया, देखो एल, मतलब ये नहीं कि ये लेज़र में इतना ही पढ़ना है, फुल फॉर्म पढ़नी है, ऐसा नहीं है भाई। एक टेक्नोलॉजी है, आपने लेज़र गन, लेज़र बॉम्ब, लेज़र विधि से ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो इसमें देखें लाइट से एल ले लिया, एम्प्लीफिकेशन का ए ले लिया, स्टिमुलेटेड का एस ले लिया, एमिशन का ई ले लिया, रेडिएशन का आर ले लिया, एल ए एस ई आर बन गया लेज़र। ओके, तो इसमें भी इस फिजिक्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। सोनार बता दिया, प्रकाशिक तंतु, लेज़र बता दिया हमने, और अब आप मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। और मैं देख लेता हूँ, जैसे आप प्रकाश वैद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं इसको, प्रकाश वैद्युत सेल, ये किस सिद्धांत पे बना है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, और प्रकाश वैद्युत सेल भी पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इस सिद्धांत से हुई, बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि प्रौद्योगिकी का विकास किससे हो रहा है? फिजिक्स से हो रहा है। एक दो और लिखें भाई, आप अपनी बुक से वैसे काफ़ी लिख लेंगे, इसमें ऐसी कोई समस्या है नहीं। प्रकाश वैद्युत सेल लिख दिया, लेज़र लिख दिया, जनरेटर लिख दिया हमने, ऑप्टिकल फाइबर लिख दिए, सोनार भी हो गया। तो कोई ये तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी का अंत हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो इस टेबल को आप घर से होमवर्क में दे रहे हैं, कंप्लीट कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अभी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के विकास में फिजिक्स का कितना बड़ा योगदान है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने फिजिक्स का योगदान तो बता दिया टेक्नोलॉजी में, तो अब एक तरफा बात नहीं करेंगे हम ये भी बताएंगे कि टेक्नोलॉजी भी नई फिजिक्स को जन्म देती है। देखिए समझ लीजिए इस बात को, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये टेक्नोलॉजी ने बनाई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। तो इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वजह से हम बहुत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम किसी भी कण को देख सकते हैं। ये इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है, इसकी जो विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है कि हम उस बहुत छोटे से छोटे पदार्थ को भी इससे देख सकते हैं। तो इसी के कारण नैनो फिजिक्स का जन्म हुआ। ये टेक्नोलॉजी ने दिया हमको, टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दी, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स में दो ब्रांच आ गई छोटे छोटे पार्टिकल्स को समझने की, जिसको कहते हैं नैनो फिजिक्स, नैनो फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, दो नई ब्रांच हमें मिली, दो नई शाखाएं फिर खुल गई, और बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, इसको कण भौतिकी कहते हैं, इसको जैव भौतिकी कहते हैं। कण भौतिकी और जैव भौतिकी, क्योंकि हम अब बहुत सूक्ष्म संरचना को भी देख सकने में सफल हो गए, और तो हमने बहुत सी सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन कर लिया। जैसे आपने देखा है कि हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को ही लेके चलें, हमारे शरीर या सजीवों की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें, कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं या कोसा कह लें। अब इस कोशिका की भी अपनी एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी जीव द्रव्य होता है। भाई मुझे बायोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीव द्रव्य होता है, आपने उसमें डीएनए आरएनए पढ़े, क्रोमोसोम्स होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, बहुत सूक्ष्मतम इकाइयाँ होती हैं उसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे से छोटे सूक्ष्मतम जीवाणुओं, विषाणुओं और वायरस जो होते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो बहुत से रोगों का निदान हमें इससे मिला। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से
हम उन वायरस को, बैक्टीरिया को, जो नए नए वायरस और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, अब आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी ने भी साइंस को आगे बढ़ाया, यानी फिजिक्स को आगे बढ़ाया। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत उच्च ऊर्जा वाले त्वरक दिए, उच्च ऊर्जा युक्त या उच्च ऊर्जा वाले त्वरक या त्वरक, कण त्वरक होते हैं ये, पार्टिकल एक्सीलरेटर। कण त्वरक भी कह सकते हैं, कण शब्द और लगा दें, पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। कण त्वरक, उच्च ऊर्जा वाले कण त्वरक, हाँ ठीक है, एक्सेलरेटर दिए, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल एक्सीलरेटर दिए टेक्नोलॉजी ने, जिससे कि मूल कणों की खोज हुई। जैसे एक अभी हाल फिलहाल का ही ताज़ा एग्जाम्पल देते हैं, 4 जुलाई 2012 में एक नए मूल कण की खोज हुई। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 साल पहले की बात है। तो एक नए मूल कण की खोज हुई। देखिए मूल कण की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का विकास होता जा रहा है, हम प्रकृति के और भी जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं उनको सुलझाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो 4 जुलाई 2012 को इन हाई एक्सेलरेटर्स की वजह से, हाई एनर्जी वाले एक्सेलरेटर की वजह से ही एक नए मूल कण की खोज हुई, जिसको हिग्स बोसोन कहते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन ये भी एक नया मूल कण है। इस मूल कण से उम्मीद है कि एक फिजिक्स में एक नई क्रांति आने वाली है। इस कण से अब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे कि एक नई थ्योरी का भी जन्म हो सकता है। तो आपने देखा कि टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसका भी एक योगदान है। तो चलिए खैर, देखिए टेक्नोलॉजी भी बहुत विस्तृत है, फिजिक्स भी बहुत विस्तृत है, तो हम ये नहीं कि आपको सब यही बताते रहें। अब समय ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, पता लगा पहला चैप्टर ही ख़त्म नहीं हो पा रहा। आप कहेंगे सर आपने तो फर्स्ट चैप्टर में इतना टाइम लगा लिया। तो चलिए यहाँ हमारा जो उद्देश्य है उस पर चलते हैं कि अब लौट के आते हैं इसी टॉपिक पर कि हमने ये सीख लिया कि फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी क्या है, फ़िज़िक्स में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में फ़िज़िक्स का क्या योगदान है, ये सीख लिया। अब बात करेंगे कि इन दोनों चीज़ों का समाज पर क्या प्रभाव है। समाज, सोसाइटी, यानी हम और आप मीन्स समाज। तो समाज पर क्या प्रभाव है, तो देखिए इसको पॉइंट्स में चर्चा करते हैं। समाज पर जो प्रभाव है, देखिए हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान किए हैं, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं कि नहीं की हैं फिजिक्स ने और टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर। बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं आजकल। देखिए मोबाइल दिया, पंखा दिया, कूलर दिया, एसी दी, ट्रेन दी, वायुयान दिए, जो लंबी से लंबी दूरी भी हम कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं। कंप्यूटर दिया, बहुत जटिल से जटिल गणनाएं हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। रोबोट दिए, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां रोबोट को भेजा जा सकता है। चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगलयान तक पहुंच गए। ये सब क्या है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की देन है। तो हमारा जो समाज है वो कितना आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा जो जीवन है वो बड़ा खुशहाल होता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे एक क्षेत्र में ही हमें आराम नहीं दिया है, एजुकेशन फील्ड की बात करें तो देखिए सबसे पहले अभी का उदाहरण देख लीजिए। देखिए कोरोना वायरस का काल चल रहा है, पूरा विश्व इससे ग्रसित है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ आपको। ये सब फिजिक्स की वजह से ही है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ही है कि आप मुझे आज सुन पा रहे हैं। घर में बैठ के भी पढ़ाई बंद नहीं हुई। एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर का एक नई ब्रांच जैसे खुली, कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं, आप लोग बहुत सारा रोजगार उससे मिलता है। आईटी कंपनीज जो होती हैं, कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो कंप्यूटर की नॉलेज लेकर के आप एक बहुत अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर साइंस का भी आजकल अच्छा स्कोप है। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं शिक्षा क्षेत्र में, वो भी टेक्नोलॉजी की ही देन है।
तो शिक्षा क्षेत्र में देखिए हमें बहुत योगदान मिला फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का। कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, देखिए पहले किसान हल चलाता था, बैलों की मदद से हल चलाता था, खेती करता था। पानी के साधन नहीं थे, बारिश हुई, तालाब में पानी भर गया, उसमें भर भर के खेत में लगा रहा है। फिर रहट बने, कुएं से पानी खींचा जाने लगा, विकास होता चला गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिजिक्स बढ़ती गई, समरसेबल लगने लगी, समर का बटन दबाते हैं और पानी आप ले लेते हैं, ट्यूबवेल लगे। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी मशीनें, ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी की ही देन है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की ही देन है। फसल काटने वाली मशीनों का भी निर्माण हो चुका है, थ्रेसर है, अनाज को तुरंत निकाल देता है। तो मतलब किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, देखिए टेलीविज़न है, मूवीज़ आप देख लेते हैं, सिनेमा हॉल्स में का स्कोप तो अब कम रह गया है, अब मोबाइल पर भी आप मूवी देख लेते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं, एलईडी टीवी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, इन पर भी आप लोग पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। ये सब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो कहने का अर्थ ये है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा सुखदायक बना दिया है। एक बात और, जैसे मेडिकल साइंस में देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो यहाँ देखिए गंभीर से गंभीर बीमारियों का अब इलाज होने लगा है। पहले जिन बीमारियों से बहुत से लोग अकाल मृत्यु को चले जाते थे, बिना समय से पहले ही समाप्त हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, लेकिन जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारे जटिल रोगों का इलाज भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि मनुष्य की जो औसत आयु है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो जितना भी योगदान हम समाज पर आपको बताएंगे उतना ही कम पड़ेगा। मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा वो कम ही रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर क्षेत्र में हमें सुख सुविधाएं दी हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ने। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए एक बात और आती है, अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम सुख सुविधा ले रहे हैं या उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत प्रयोग, अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये एक निबंध आता था कि साइंस एक अभिशाप है या वरदान है, हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है या वरदान, वर्शिप और कर्स। तो ये एक निबंध आता था, अब भी आता होगा 10th इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी है, तो वहाँ आप लोग बहुत कुछ लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पर, हमारे दृष्टिकोण पर कि हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एक चाकू दिया, अब चाकू न तो अच्छा है न बुरा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चाकू को अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे। अच्छे काम में लगाएंगे तो चाकू अच्छा कहलाएगा, बुरे काम में लगाएंगे बुरा कहलाएगा। आप किसी की गर्दन काटने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाकू एक बुरी चीज़ होगी। आप उससे फल काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, समय की बचत हो रही है तो वो अच्छी चीज़ हो गई। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड कि कोई भी चीज़ खराब और अच्छी नहीं होती। तो हम फिजिक्स के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि खराब है या अच्छी है, वो हम पर डिपेंड करेगा हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। देखिए हिरोशिमा नागासाकी पर नाभ की ऊर्जा जब बनाई गई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी नाभिकीय ऊर्जा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि इस ऊर्जा से हम नाभिकीय भट्टी बना करके विद्युत का उत्पादन करें और पूरे विश्व का कल्याण करें, या फिर नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके एटॉम बम बना लें, परमाणु बम बना लें, न्यूक्लियर बम बना लें, हाइड्रोजन बम बना लें और पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकें। आज हमारे पास इतना नाभिकीय हथियार हो गया है, न्यूक्लियर वेपन्स इतने हो गए हैं कि पृथ्वी को कई बार, पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ फिजिक्स ने दी है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसकी डिटेल चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी डिटेल चर्चा आप 12th में पढ़ाएंगे आपको, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे, परमाणु बम, नाभिकीय भट्टी क्या होती है, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। अभी ज़्यादा बात करेंगे तो वो समझ में भी नहीं आएगा बेटा, ये आगे चलेगा। अभी तो हमारा उद्देश्य ये है कि समाज पर क्या फ़र्क है। तो कुल मिला के हमने देखा
कि हम साइंस को अच्छा या बुरा कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कुल मिला के फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि समाज को एक सुदृढ़, सभ्य, गरीबी से मुक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग समाज बनाए। ये उद्देश्य रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी का। उसके विकास की, उसके भले की ही सोची है। लेकिन कुछ बैड एलिमेंट या कुछ तुच्छ सोच प्रकृति वाले व्यक्ति उसका मिसयूज करने लगते हैं, तो हम ये कहने लगते हैं कि यार साइंस खराब चीज़ है। तो ऐसा ना करें, फिजिक्स खराब नहीं है, वो हमारे यूज़ के ऊपर है। तो बच्चों, आज हमने ये सीख लिया है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बोलने को तो बेटा मैं 1 घंटे और बोलूँगा तब भी बात पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था समझने का इस चैप्टर का, क्योंकि अभी ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब अच्छा लगने लगेगा। यहाँ ABCD बताई जा रही है कि जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स को, तो आखिर है क्या, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोसाइटी से उसको क्या फ़ायदा है, हमारे समाज को क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें हमने देखी। टेक्नोलॉजी को क्या फ़ायदा है, केमिस्ट्री को क्या फ़ायदा है, बायोलॉजी को क्या फ़ायदा है फिजिक्स का, तो ये सब हमने देखा अब तक। तो चलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें यह बताया जाएगा कि प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। प्रकृति जो पूरी सृष्टि को बनाए हुए हैं वो हैं प्रकृति के मूल नियम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कल का वीडियो देखना न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।